Come on, dear students. In our previous session, we discussed some of the points, and those points were power sharing and types of power sharing. There are some doubts points also about which we will try to understand in this session. Some students ask me to explain Belgian model of power sharing. They don't understand what is Belgian model of power sharing. Dear students, in this session they will try to understand Belgian model of power sharing. You understood the problems of Belgium, that Belgium have different ethnic groups, that French speaker, Dutch speaker and German speaker. All their demand to fulfill their own interest. All demanded their own supremacy. And that was the problem of Belgian society. The leaders of Belgium understood these points very clearly, understood these problems very clearly. And so they framed a new type of constitution which became a model governing system in whole world. Here we will try to understand how they shared their power and solve the problem of Belgium. बेल्जियम के जो नेता थे उन लोगों ने अपनी समस्याओं को बड़ी गहराई से समझा, उस पर चिंतन किया। 1970 से लेकर के और 1993 के बीच में आपको 1970 से लेकर के 1993 के बीच बेल्जियम में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया और हर एक अमेंडमेंट में परफेक्शन को पाने का प्रयास किया गया और लास्टली इन 1993 they framed a new type of constitutions which solve all the problems of Belgium. To solve the problem, they distribute powers among all those types of power sharing, which can be possible in power sharing. Just I clarify this कि उन लोगों ने जो हम लोग पीछे पढ़े कि प्रजातंत्र में 3 तरह से पावर शेयरिंग होता है, उस तीनों पे अपना एक्सपेरिमेंट किया और तीनों टाइप जो पावर शेयरिंग का है उस तरह से अपने देश में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया। Here you understood. First they framed a central government where the representation of Dutch speaker and French speaker both had given equal representation in central government. सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, दोनों सेटिस्फाइड हुए। चलिए नेक्स्ट दे फ्रेम्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बोथ ग्रुप्स दैट फ्रेंच स्पीकर्स एंड डच स्पीकर्स, इसमें भी समान रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो यहाँ भी समस्या नहीं रही। And in next level, they framed a community government where Dutch speaker,
French speaker and German speaker all had given equal representation. And this community government had given power to solve their cultural, linguistic and regional problems. हो गया? चलिए इसको और अच्छी तरह से समझ लीजिए कि समस्या का पूर्ण समाधान उन लोगों ने किस तरह कर लिया। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकरों की संख्या अधिक थी, 80% के आसपास। तो ब्रुसेल्स में जो पूरे देश के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म किया गया, उसमें जर्मन वाले को भी और डच वाले को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो और जब ब्रुसेल्स में स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म किया गया तो वहाँ पे डच को भी उतना ही रिप्रेजेंटेशन मिला जितना फ्रेंच को। तो यहाँ पे दोनों पावर बैलेंस हो गया। डच वालों ने सोचा कि हम तो ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में नहीं थे, वहाँ हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, तो वो सेटिस्फाइड हो गए। फ्रेंच वालों ने सोचा कि हम ब्रुसेल्स के बाहर मेजॉरिटी में नहीं हैं, बाहर भी हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, तो वहाँ वो भी सेटिस्फाइड हो गए। और इस तरह से सारे ग्रुप्स को एक सेटिस्फेक्शन दिया गया और पूर्ण सेटिस्फैक्शन के बाद वहाँ का जो इथनिक प्रॉब्लम था उसको पूर्ण रूप से सॉल्व कर लिया गया। यही दिस वॉज अ बेल्जियन मॉडल। एंड आई वॉन्ट टू से यू दैट बेल्जियन मॉडल is one of the best governing model of the world। और यही कारण था कि बेल्जियम का जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज था वो दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा। और जब यूरोप यूनियन फॉर्म किया गया तो उसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में बनाया गया। तो इससे यूरोप के हर देश प्रभावित हुए इस फैसले से। और वहाँ के जो यूरोप का जो यूनियन फॉर्म हुआ, इसी कारण से उसका हेडक्वार्टर उन लोगों ने ब्रुसेल्स में बनाया। ओके, टाइम इज ओवर नाउ। दैट आई विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।